हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे प्रख्यात विश्व एवं भारतीय वैज्ञानिक के बारे में जो बायोलॉजिकल साइंस से संबंधित है। विश्व में प्रख्यात या भारतीय में प्रख्यात जो वैज्ञानिक है, इनके जीवन के बारे में जानेंगे, यानी कि इनकी जीवनी के बारे में जानेंगे। जन्म कहाँ हुआ, मरण कहाँ हुआ, फिर कौन सा खोज किए, किस लिए प्रसिद्ध है, इन सभी के बारे में देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों ही प्रश्न के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज का सेशन जो है आप लोग अंतिम तक देखिएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इस क्लास को जितना हो सके शेयर करिए। एक क्लास को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत उठाइए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विश्व में प्रख्यात जीव वैज्ञानिक है, इनके बारे में देखेंगे। उसके बाद से भारतीय जीव वैज्ञानिक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इन लोग के बारे में देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है, इनका जन्म जो हुआ था वो 17 मई 1749 को बार्कले इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बार्कले इंग्लैंड में हुआ था। और कब हुआ था? तो 17 मई 1749 को। कब? तो 17 मई 1749 को। ये डेट आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, वो पॉइंट आप लोग एक हो सके तो एक नोट बना लीजिए और उस पर भी नोट करते चलिए। ये जो पॉइंट है ना, उसको ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें तो एक पूछेगा ही, कंफर्म है। किसी एक वैज्ञानिक के बारे में जरूर पूछेगा। प्रश्न जो ऐसे बन जाएगा कि किसी वैज्ञानिक का नाम दे देगा, जैसे कि एडवर्ड जेनर के बारे में इनकी जीवनी लिखिए और इनका कार्य का वर्णन कीजिए। ऐसे भी आ सकता है कि इनके जीवनी लिखिए और इनके कार्यों पर प्रकाश डालिए या वर्णन कीजिए। इस तरह से तमाम प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और क्लास को अंतिम तक पढ़िए। वीडियो को स्किप मत करिए। अगर आप लोग स्किप करते हैं तो बहुत सारे कंटेंट जो है वो आपको छूट जाएगा। तो क्लास को जो है वो अंतिम तक देखिए। एडवर्ड जेनर का जन्म कब हुआ था? तो 17 मई 1749 को। और कहाँ हुआ था? तो बार्कले इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने चेचक के टीके के आविष्कार करने वाले थे और इन्होंने चेचक के टीके के आविष्कार किए थे। और जेनर की रुचि जो थी वो डॉक्टरी शिक्षा की ओर थी। किसकी ओर थी? तो डॉक्टरी शिक्षा की ओर थी। जेनर के 13 वर्ष के आयु में ही इन्होंने ब्रिटल के समीप साडबरी नामक गांव में, किस गांव में? तो ब्रिटल के समीप साबबरी नामक गांव में शिक्षा ग्रहण करनी आरंभ कर दी थी। शिक्षा ग्रहण कर आरंभ कर दी थी। इसके बाद उन्होंने लंदन के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर जॉन हंटर के संनिग्ध में रहे। और किसके संनिग्ध में रहे थे? तो हंटर के संनिग्ध में रहे थे। प्रसिद्ध कौन थे? हंटर कौन थे? तो प्रसिद्ध सर्जन थे। 1773 में सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में, 1773 में, कब? तो 1773 में सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में लंदन में अपनी शिक्षा पूरी करके जेनर ने अपने गांव बार्कले लौटकर प्रैक्टिस आरंभ कर दी। प्रैक्टिस आरंभ की। कहाँ लौटकर? तो गांव में लौटकर। बार्कले, उनका गांव का क्या नाम था? जेनर का गांव का नाम था बार्कले। जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। और चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक का टीका का आविष्कार जो है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये प्रश्न पूछता है कि चेचक का आविष्कार किसने किया था? तो जेनर ने किया था। तो जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। इसके द्वारा खोजे गए चेचक के टीके का परिणाम है और इसी के द्वारा खोजे गए
चेचक के टीका का परिणाम है कि जो आज विश्व में सभी देशों ने चेचक के जैसे भयंकर रोग से मुक्त पा ली है। एक तरह से विश्व में चेचक का उन्मूलन हो गया है। 26 जनवरी 1823 को बार्कले में 26 जनवरी 1823 को बार्कले उनके गांव में एडवर्ड जेनर का निधन हो गया था। निधन इनका कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1823 में। कब? तो 26 जनवरी 1823 में इनका निधन हो गया है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 17 मई 1749 में जन्म हुआ और निधन कब होता है? तो 26 जनवरी 1823 में इनका निधन हो जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है, इन डार्विन का जन्म जो है वो 12 फरवरी 1809 को हुआ था। कब हुआ था? 12 फरवरी 1809 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? सूजबरी शॉपशायर इंग्लैंड में हुआ था। कब? हाँ, तो सूजबरी शॉपशायर इंग्लैंड में हुआ था। इनका भी जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में भी हुआ है। और जेनर का जन्म भी कहाँ हुआ है? तो जेनर का जन्म भी इंग्लैंड में ही हुआ है। डार्विन की जो रुचि थी वो कीड़े मकोड़े तथा विभिन्न प्रकार के खनिज संकलित करने में डार्विन की रुचि थी। ये डॉक्टरी पढ़ाई करने में सफल नहीं हुए और सन 1828 में एडिनबर्ग कब? तो सन 1828 में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय छोड़ दिया। विश्वविद्यालय कब छोड़ा? तो 1828 में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय जो था उसको छोड़ दिया। इसके बाद डार्विन ने अध्यात्म शास्त्र थियोलॉजी अध्यात्म शास्त्र पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। कहाँ? किस विश्वविद्यालय में? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां भी उनका मन पढ़ने में नहीं लगा। अब यहाँ पर भी इनका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है। तो यद्यपि डार्विन अध्यात्म शास्त्र में डिग्री प्राप्त करने में सफल हो गए, लेकिन डिग्री प्राप्त करने में यहाँ पर सफल हो गए। अध्ययन की अवधि में विश्वविद्यालय में वनस्पति शास्त्र एवं भूगर्भ शास्त्र के कई प्रोफेसर इनके मित्र हो गए। सन 1831 में डार्विन 5 वर्ष की समुद्री जलयात्रा में 5 वर्ष के लिए गए और 5 वर्ष के लिए समुद्री जलयात्रा में इन्होंने गए। इस यात्रा में डार्विन ने विश्व के अनेक जीव जंतुओं के विषय में गहन अध्ययन किया और अनेक जीव जंतुओं के विषय में गहन अध्ययन किया, जिन्होंने विलुप्त जीवों के अवशेष एकत्रित किए तथा इन अवशेषों के जीवित प्राणियों से तुलना की और जो जीवित प्राणी है उससे तुलना की। नमूनों के अध्ययनों से प्राप्त परिणामों के आधार पर डार्विन ने 1914 में विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। और कब दिया था? तो 1944 में इन्होंने प्रतिपादित किया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट जो है वो लुई पास्चर। लुई पास्चर जो है इनका जन्म है वो 1822 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1822 में। और कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। लुई पास्चर ने रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट प्राप्त की थी। रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट प्राप्त की थी। इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और आर्थिक स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी। लोगों ने धन देकर इनकी रसायन प्रयोगशाला खोलने में सहायता की और लोगों ने धन देकर इनकी रसायन प्रयोगशाला जो है इसमें खोलने की मदद दी। इस प्रयोगशाला का नाम जो है वो पास्चर इंस्टीट्यूट था और इन प्रयोगशाला का जो नाम था वो पास्चर इंस्टीट्यूट था। जैविक विज्ञान के क्षेत्र में लुई पास्चर का योगदान निम्नवत है। सूक्ष्म जीव किसी न किसी प्रकार के पहले से ही उपस्थित सूक्ष्म जीवों से ही उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति जो है वो केवल जीवन से ही हो सकती है।
जीवन की जो उत्पत्ति है वो केवल जीवन से ही हो सकती है। शराब में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारने की प्रभावी तकनीक यह है कि पहले इन्हें 55 डिग्री सेल्सियस तक ऊष्मा प्रदान की जाए, इसके बाद कमरे में तापक्रम को ठंडा किया जाए। शराब के संरक्षण करने की इस विधि को पाश्चुरीकरण क्या कहा जाता है? तो पाश्चुरीकरण कहते हैं। दूध और क्रीम के सुरक्षित रखने के लिए भी इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, घावों को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कार्बोलिक एसिड का प्रयोग किया जाए। किसी भी सर्जिकल ऑपरेशन को करने से पहले प्रयुक्त होने वाले शल्य उपकरणों को गर्म कर लिया जाता है। सर्जरी में एंटीसेप्टिक विधियां का प्रयोग किया था। कलरा, एंथ्रोस और रेबीज के प्रतिरोधक टीके का आविष्कार किया। और रेबीज के प्रतिरोधक टीके का आविष्कार किन्होंने किए थे? तो रेबीज के प्रतिरोधक टीकों का आविष्कार जो है वो लुई पास्चर ने किए थे। और कलरा, एंथ्रेक्स के भी लुई पास्चर इसके आविष्कार किए थे। यहाँ तक आप लोग समझ लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल के अनुसार। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जो है वो 22 जुलाई 1822 को हुआ था। कहाँ पर? तो ऑस्ट्रिया के हिनमेंड्रोफ नामक स्थान पर, ऑस्ट्रिया के हिनमेंड्रोफ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता को पौधे की अत्यंत रुचि थी और इसकी प्रभाव जो है वो मेंडल पर भी पड़ा। मेंडल ने 1847 में, कब? तो 1847 में अगस्टिनियन मठ के पुरोहित बने। किसके मठ के? तो अगस्टिनियन मठ के पुरोहित बने। कब? तो 1847 में। उन्होंने वियना विश्वविद्यालय में भौतिक, गणित तथा प्राकृतिक विज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त किया। किस विश्वविद्यालय में? तब वियना विश्वविद्यालय में। मेंडल ने 1854 से लगभग 14 वर्ष तक ब्रून मॉडर्न स्कूल में अध्यापन किया। भौतिकी और प्राकृतिक विज्ञान पढ़ाने के अतिरिक्त वे मटर के संस्करण, हाइब्रिडाइजेशन के प्रयोग करते रहे। उन्होंने अपने प्रयोगों के परिणामों और निष्कर्षों का वर्णन अपने अनुसंधान पत्र में किया। पौधे में संस्करण प्रयोग और पौधे में संस्करण प्रयोग जो है एक्सपेरिमेंटल इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन जो है ग्रेगर मेंडल का है। तथा इन्होंने 1865 में, कब? तो 1865 में ब्रून नेचुरल सोसाइटी सम्मुख प्रस्तुत किया। यह अनुसंधान पत्र सोसाइटी की 1866 की पत्रिका में प्रकाशित हुई। कहाँ प्रकाशित हुई? तो सोसाइटी की 1866 की पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस महत्वपूर्ण कार्य के कारण ग्रेग मेंडल 1822 से 1884 को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। किसका पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिक की पिता किसको कहा जाता है? ग्रेग मेंडल को कहा जाता है, फादर्स ऑफ जेनेटिक। नेक्स्ट देखते हैं सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो वैज्ञानिक। इनका जन्म जो है वो 6 अगस्त 1881 लॉकफील्ड, स्कॉटलैंड में हुआ था। और सन 1906 में फ्लेमिंग ने सेंट मैरी हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल में डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त की थी। और प्रतिजीवी जिसको एंटीबैक्टीरियल भी कहा जाता है, पदार्थ पर शोध कार्य जो है वो प्रारंभ किया। अपने एक अनुसंधान के दौरान फ्लेमिंग ने यह पाया कि जीवाणुओं की एक स्लाइड पर किसी प्रकार की फफूंद के द्वारा ढका गया है तथा इस फफूंद ने अपने निकटवर्ती जीवाणुओं को नष्ट कर दिया है। और जो निकटवर्ती जीवाणु है उसको नष्ट कर दिया है। उन्होंने सावधानी पूर्वक फंगस द्वारा
उत्पादित उस सामग्री को एकत्र कर लिया जिसमें जीवाणु को नष्ट करने की सार्थकता थी। उनके द्वारा इस सामग्री को पेनिसिलिन का नाम दिया। किसका नाम दिया? तो पेनिसिलिन का नाम दिया। इस तरह फ्लेमिंग ने सबसे बड़े एंटीबायोटिक दवा बनाने में सफलता प्राप्त की। सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा बनाने का सफलता किसने प्राप्त किया था? तो फ्लेमिंग ने प्राप्त किया था और पेनिसिलिन के नाम इन्होंने ही दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक, इंडियन जो साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में देखते हैं। सर जगदीश चंद्र बोस। सर जगदीश चंद्र बोस जो है, सर जगदीश चंद्र बोस का जन्म जो है वो 30 नवंबर 1858 में। कब? तो 30 नवंबर 1858 में बंगाल के मैमीनसिंह नामक गांव में हुआ था। किस गांव में? तो बंगाल के मैमीनसिंह नामक गांव में हुआ था। इन्होंने सेंट जेवियर स्कूल कलकत्ता में बीए स्तर तक अध्ययन किया। इसके बाद लंदन विश्वविद्यालय में मेडिकल का अध्ययन करने गए। इसके बीए के अध्ययन करने के बाद से इन्होंने मेडिकल में अध्ययन करने गए, किंतु इसे पूरा नहीं कर सके और भारत लौट आए और इसको पूरा नहीं कर पाए और भारत लौट आए। इसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में भौतिक विज्ञान के अध्यापक नियुक्त हुए। उसके बाद से इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में भौतिक विज्ञान के अध्यापक नियुक्त हुए। विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने उपलब्धियां हासिल की। डॉक्टर बोस की उपलब्धियां जो है निम्नलिखित है। बोस ने बिना तार के संदेश भेजने का सफल प्रयोग करके दिखाया और इन्होंने बिना तार के संदेश भेजने का सफल प्रयोग करके दिखाया। इसी प्रकार मार्केनी के बहुत पूर्व से ही बिना तार के संदेश भेजने का कार्य संपन्न कर दिया। बोस ने बताया कि जैविक कारकों की जिस प्रकार की प्रतिक्रिया जीवों में होती है, उसी प्रकार प्रतिक्रिया जो है वो धातु इत्यादि जड़ वस्तुओं में भी होती है। जिन्होंने सिद्ध किया कि प्राणी जगत और वनस्पति जगत में एक ही प्रकार के जीवन धारा का प्रवाह होता है। एक ही प्रकार के जीवन धारा का प्रवाह होता है। पेड़ पौधे पर भी जैविक कारणों का हमारी ही तरह प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधे के जैविक कारणों का भी हमारे ही तरह प्रभाव पड़ता है। बोस ने क्रेनकोग्राफ नामक यंत्र बनाया जो पौधों के विभिन्न उद्दीपनों के लिए प्रक्रिया का मापन करता है। 23 नवंबर 1937 को गिरहिंग में बोस का देहांत हो गया। कलकत्ता में बोस ने वसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। वसु विज्ञान के मंदिर कहाँ है? तो कलकत्ता में है। और किसने स्थापना की? तो बोस ने स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं बीरबल साहनी। बीरबल साहनी भी इंडियन थे। बीरबल साहनी जो थे, बीरबल साहनी का जन्म 14 नवंबर 1858 को झेम पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो झेम पंजाब में हुआ था। इनकी पिताजी के चट्टानों, पौधों तथा विशेषकर ऐसी चट्टानों का अध्ययन करने में गहरी रुचि थी जिन पर फालिज जीव अवशेष पाए जाते हैं। इसी कारण साहनी वनस्पति विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान के अध्ययन के विशेष रुचि लेते थे। पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर ने सन 1911 में बीएससी की परीक्षा पास कर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए तथा नालंदा विश्वविद्यालय के सन 1919 में फासिल पौधे में अनुसंधान के संदर्भ में डीएससी की उपाधि प्राप्त की। इंग्लैंड से भारत आपस आने पर बनारस और पंजाब यूनिवर्सिटी में एक वर्ष वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। सन 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष भी बने और इंडिया बोटनिकल सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? इंडिया बोटनिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो बीरबल साहनी ने की थी। इसके बाद 1946 में
में पोलियो बोटनी संस्था की स्थापना की। कब? तो 1946 में इसकी स्थापना की। और कहाँ पे की थी? तो लखनऊ में की थी। स्थापना जो है वो लखनऊ में की। अब इनका नाम जो था वो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बोटनी कहा जाता है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बोटनी का कहा जाने लगा है। वैज्ञानिक बीरबल साहनी का निधन जो है वो 1949 में हुआ। कब हुआ? 1949 में इनका निधन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पंचानंद माहेश्वरी। पंचानंद माहेश्वरी जो है, पंचानंद माहेश्वरी का जन्म जो है 1904 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ? तो जयपुर राजस्थान में हुआ। 1921 में इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया। बीएससी और एमएससी की उपाधि अर्जित की। इस अध्ययन के मध्य वे प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री तथा इंडियन बोटेनिकल सोसाइटी के स्थापना अध्यक्ष विनफील्ड डडगियो के संपर्क में आए। विनफील्ड डडगियो के संपर्क में आए। डडगियो ने ही इन्हें बोटेनिकल नमूने की एकत्रित करने वाले एक अनुसंधान के दौरान प्लांट मॉर्फोलॉजी संबंधी मूलभूत तकनीकों का विवरण दिया। 1931 में इन्होंने डीएससी की उपाधि प्रदान की। 1949 में दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विभाग का अध्यक्ष पद ग्रहण किया तथा पादप भ्रूण विज्ञान प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में अनुसंधान कार्यों की प्रोत्साहित किया। इस पर उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। 1951 में अपने प्लांट मॉर्फोलॉजिस्ट अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी की स्थापना की। और कब? 1951 में प्लांट मॉर्फोलॉजिस्ट अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी की स्थापना की। जैविक विज्ञान के विशिष्ट योगदान के लिए पंचानंद माहेश्वरी को बीरबल साहनी मेडल तथा सुंदरलाल होरी मेमोरियल मेडल प्रदान करके सम्मानित किया गया। इन्हें सन 1965 में इंग्लैंड के रॉयल सोसाइटी का फेलो भी चुना गया। वैज्ञानिक पंचानंद माहेश्वरी का 1966 में निधन हो गया और 1966 में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट जो है वो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जन्म जो है वो वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान पंजाब में स्थित रायपुर कस्बे में हुआ था। कहाँ पर? तो रायपुर कस्बे में हुआ था। उन्होंने सन 1945 में विज्ञान विषय में एमएससी की परीक्षा पंजाब विश्वविद्यालय में पास की। सन 1947 में ये अपनी जन्मभूमि छोड़कर भारत आए और 1947 में वे अपनी जन्मभूमि छोड़कर भारत आए। इनके बाद वे इंग्लैंड चले गए और इसके बाद इन्होंने इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने प्रोफेसर रॉबर्टसन की देखरेख में सन 1948 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। किसकी उपाधि प्राप्त की? तो पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1948 से 49 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जोरिख विश्वविद्यालय में फेलोशिप प्राप्त की। इसके बाद इंग्लैंड चले गए। वहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नोबेल पुरस्कार विजेता सर अलेक्जेंडर के साथ 2 वर्ष तक कार्य किया। सन 1952 में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय कनाडा गए और 1953 में डीएनए लाइगेज एंजाइम को सबसे पहले पृथक किया। अनुसंधान कार्यों में और भी अधिक प्रगति हेतु खुराना सन 1960 में कनाडा से अमेरिका चले गए। अमेरिका में कार्य करते हुए उन्होंने आनुवंशिक कोड की रचना पर 2 अन्य वैज्ञानिक डॉक्टर मार्शल नीरेनबर्ग और रॉबर्ट होली के साथ सन 1958 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त अमेरिका के इन्हें सर्वोच्च अनुसंधान संस्था में ही ये निदेशक के पद पर नियुक्त हो गए। 1970 में डॉक्टर
खुराना मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र के अल्फ्रेड स्लोन प्रोफेसर नियुक्त किए गए, जहां वे सेवानिवृत्ति तक कार्य करते रहे। डॉक्टर खुराना ने ई कलाई जीवाणु का सबसे पहले कृत्रिम जीन तैयार किया और एक एक करके उन्होंने इन्हें इस जीवाणु के 207 जीन बनाए। कितने जीन बनाए? तो 207 जीन बनाए। 1967 में इस कृत्रिम जीन को ई कोली के अंदर प्रविष्ट कराया गया। इस कृत्रिम जीन के प्राकृतिक जीन की तरह ही काम करना आरंभ किया। सन 1969 में डॉक्टर खुराना को भारत आने पर भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। किसे? तो पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। डॉक्टर खुराना वर्तमान में MIT प्रोफेसर एमरिटस है। डॉक्टर खुराना जो है वर्तमान में MIT प्रोफेसर एमरिटस है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथ का जन्म जो है 1925 में तमिलनाडु में हुआ था। और कहाँ पे? कुंडकोणम में, तमिलनाडु में स्थित कुंडकोणम में हुआ था। इन्होंने 1944 में ट्रेवनकोर विश्वविद्यालय में BSc और 1947 में कोयम्बटूर कृषि महाविद्यालय में BSc एग्रीकल्चर की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात इन्होंने 1949 में भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में जेनेटिक और प्लांट ब्रीडिंग विभाग में एसोसिएटशिप प्राप्त हुई। किसकी? तो एसोसिएटशिप प्राप्त हुई। इन्होंने PhD की उपाधि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में प्राप्त की। किस विश्वविद्यालय में? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में प्राप्त की। डॉक्टर स्वामीनाथ भारत के विकिरण आनुवांशिकी के पिता, फादर्स ऑफ इंडियन रेडिएशन जेनेटिक कहे जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर स्वामीनाथ भारत के विकिरण आनुवांशिकी के पिता। किसके? तो विकिरण आनुवांशिकता के पिता किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर उन्होंने गेहूं के बौनी किस्मों का विकास किया। सोनारा 64, लरमा रोजो 64, पूसा लरमा के 68, मालविका, सोनालिका, सरबती, सोनोरा और कल्याण सोना इन किस्मों में से कुछ मुख्य हैं। स्वामीनाथ ने गेहूं की बौनी किस्मों की भारत के लिए उपयोगिता पहचानी और उन्होंने उगाकर भारत में हरित क्रांति लाई। और हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो स्वामीनाथन को कहा जाता है। स्वामीनाथन से 1978 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के डायरेक्टर जनरल रहे। किसके? तो अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के डायरेक्टर जनरल रहे। इसके बाद वे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था मनीला फिलीपींस के भी डायरेक्टर जनरल रहे। भारत सरकार ने 1967 में इन्होंने पद्मश्री और पद्म विभूषण 1972 में पद्म विभूषण की उपाधियों से सम्मानित किया। दोनों पद्मश्री और पद्म विभूषण किसको मिला? तो डॉक्टर स्वामीनाथन को। 1971 में रेमन मैगसेस पुरस्कार भी दिया गया। रेमन मैगसेस पुरस्कार किसको दिया गया? तो डॉक्टर स्वामीनाथन को ही दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं और अंतिम भी सलीम अली का जो जन्म है वो 12 नवंबर 1896 को खेतवाड़ी बम्बई में हुआ। बम्बई में उन्होंने जंतु विज्ञान का कोर्स किया। किसका कोर्स किया? तो जंतु विज्ञान का कोर्स किया। बम्बई नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी के संग्रहालय में इन्हें गाइड की नौकरी मिली।
गाइड के रूप में वे मरे हुए सुरक्षित पक्षियों को दर्शकों को दिखाते और उनके विषय में बताते थे, और उन्होंने पक्षियों के कार्यकल्पों और व्यवहार को एक शोध के रूप में प्रकाशित कराया। इसके बाद जगह जगह जाकर पक्षियों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। इन जानकारियों के आधार पर इन्होंने द बुक ऑफ इंडियन बर्ड लिखे और सन 1941 में प्रकाशित हुई। 20 जून 1987 को बम्बई में पक्षी वैज्ञानिक श्री सलीम अली का निधन हो गया। इनको पक्षी का महिमा कहते हैं, और पक्षी का महिमा किनको कहा जाता है, तो सलीम अली को कहा जाता है। आपको क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस क्लास को सभी दोस्तों के बीच शेयर करिए। शेयर करना मत भूलिए, आप लोग शेयर करना ही भूल जाते हैं। शेयर करिए, जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।